Very good morning to everyone. We are here today to have the discussion on the second part of the POXO. That let's start with the session. देखो, now as far as the procedural part is concerned, just टेक आउट योर कंसर्न बियर एक्ट. ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो दो तरीके से रहेगा. नंबर वन, वी आर गोइंग टू हैव द रिमेनिंग पार्ट विच वी हैव टू डिस्कस, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक यू पीपल इन द एरिया विच वी हैव डिस्कस येस्टरडे ऑल्सो. तो कल जो कुछ हमने पढ़ा था उस पर भी एक शॉर्ट रिविजन जो है आज हम देख के रखेंगे. यू पीपल जस्ट टेक आउट चैप्टर नंबर 5, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस को लेके जो हमारा चैप्टर है उसको निकालेंगे. ओके ओके अलीशा, थैंक यू सो मच. वॉइस इज नॉट क्रैकिंग, गुड इनफ. चलिए देखो, एज फार एज द रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस इज कंसर्न, आई विल टेल यू पीपल इन ब्रीफ फर्स्टली एंड देन वी विल बी हैविंग द डिटेल्ड डिस्कशन. Look, the point is that whenever any kind of offense is there against a child which is being covered under the POXO, कोई भी ऐसा अपराध जो POXO के कानून के अंदर जो है वो कमिट हुआ है और उस ऑफेंस की जो रिपोर्टिंग है उसको लेके जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. देखो, पहली चीज कि आप जब प्रोसीजर को समझने की बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. जब इसने कहा कि ओके रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस, द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज स्टार्टिंग विद नॉटविथस्टैंडिंग. कोई भी प्रोविजन जब नॉटविथस्टैंडिंग से शुरू होगा, आप लोगों को पता है, या ओवरराइडिंग प्रोविजंस हो जाते हैं. सो कह रहे हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सीआरपीसी. So we can say that section number 19 of the POXO is overriding over the CRPC. इसका मतलब यहाँ पे जो है नॉर्मल प्रोसीजर जो है CRPC वाला, उससे कुछ आपको एडिशनल चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी. नाउ वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू पीपल. तो पहले एक बार मैं समझा देता हूं, उसके बाद आपको बेरेक्ट जो है उससे रिलेट करके समझाऊंगा. देखो, the first point of understanding is that who can give information with respect to the offense. कौन व्यक्ति जो है ऐसे ऑफेंस की जानकारी पुलिस वालों को दे सकता है. सो इट मे बी द चाइल्ड हिमसेल्फ. ठीक है, तो या तो द चाइल्ड हिमसेल्फ इज कॉम्पिटेंट एनफ टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस. दूसरी चीज, कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है, एनी अदर पर्सन. तो आप लोगों को जब ये सवाल पूछा जाए दैट हु कैन रिपोर्ट द ऑफेंस, हु कैन रिपोर्ट द ऑफेंस, तो हम जब रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस की बात समझते हैं तो दो लोग जो हैं, इधर द चाइल्ड हिमसेल्फ कैन लॉन्च द रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस, और एनी अदर पर्सन हु हैज दिस इन पर्टिकुलर नॉलेज और इंफॉर्मेशन दैट सच काइंड ऑफ ऑफेंस इज देयर, या देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ कमिटिंग सच काइंड ऑफ ऑफेंस. देखो, जरूरी नहीं है कि ऑफेंस हो चुका हो, but even if there is a likelihood or a person is having a broader awareness or knowledge that such kind of offense can take place or the offense had been committed, in that scenario you can give the information. So दो चीजें हम लिखेंगे. number one is the offense is likely to be committed. Offense is likely to be committed. और दूसरा है ऑफेंस इज एक्चुअली कमिटेड. ऑफेंस इज एक्चुअली कमिटेड. ठीक है, either there is a likelihood that the offense is there or there is a guarantee that okay the offense is there. Now in both of these situations the reporting of the offense is to be done. The reporting of the offense is to be done. Now the question comes कि आप ये जानकारी देंगे कैसे, to whom the information is to be given. So the next point is देखो दो चीजें होती है. एक तो लोकल पुलिस जो है, ठीक है, लोकल पुलिस. So to the local police the information can be given with respect to the concerned offense or if there is a likelihood that the offense is there. या फिर the second situation is there is a special unit, that is special juvenile police unit. Special juvenile police unit. तो अगर या तो आप लोकल पुलिस को जानकारी दे सकते हैं या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को जानकारी जो है वो दे सकते हैं. ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए कि हु कैन गिव द इंफॉर्मेशन. सो चाइल्ड हिमसेल्फ कैन ऑल्सो गिव, एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो गिव द कंसर्न इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न एजेंसी. किसको जानकारी देनी है, इधर टू द लोकल पुलिस और टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट. इनको आप जानकारी दे सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज
अब जब आपने ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इन लोगों को दिया, ठीक है, दैट अ पर्सन वाज अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस और ही हैज अ नॉलेज दैट देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ कमिशन ऑफ सच काइंड ऑफ ऑफेंस। अब उसने जानकारी दे दी पुलिस वालों को या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट वालों को जानकारी दी। जैसे ये जानकारी दी जाएगी, दे हैव टू रिकॉर्ड इट। द रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज टू बी डन। recording of information, recording of information. Now when we are saying that you have to record the information, you have to record the information, तो इसी से रिलेटेड एक चीज होती है। देखो, जब भी आप प्रॉपर एक रजिस्टर के अंदर एंट्री करोगे, पूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करोगे, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि द एंट्री नंबर मस्ट बी देयर। एंट्री नंबर कि कौन सी एंट्री नंबर में ये इंफॉर्मेशन जो है ये लॉन्च की गई है, लाइक एंट्री नंबर 15, डेट, और उसके बाद आप जो है जानकारी जो है वो लिखेंगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज, whenever any person, either a child or any other person is giving the information to the police that such kind of offense which is being regulated under POCSO, such kind of offense is there, तो आपको जब आप पूरी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, the moment you will write each and everything of that particular information, you have to read it and you have to explain it to the informant कि उस पुलिस वालों ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। read over the information to the informant, read over the information to the informant, to the informant, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक चीज है, अगर आप नॉर्मल प्रोसेस समझते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसेस दैट हाउ द पुलिस पीपल लॉजेस द FIR in the other offenses like cognizable offenses में जब भी FIR लॉन्च किया जाता है, so there is a particular pattern by which the police generally lodges the FIR. Now the point of understanding is कि मान लीजिए जो जानकारी दी जा रही है ऑफेंस के बारे में वो किसी चाइल्ड ने दी है, और आप जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लॉन्च करते हो, वो जो आपका फॉर्मेट है लॉन्च करने का, मान लीजिए उर्दू भाषा में भी है, क्योंकि बहुत सारी हमारी स्टेट्स में उर्दू टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो अगर कोई भी बच्चा रिपोर्ट लॉन्च करवा रहा है, तो आपको जो भी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि जब आप सिंपल भाषा में लिखोगे, द मोमेंट यू विल राइट इट इन द सिंपल लैंग्वेज, ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू द चाइल्ड कि आपने क्या लिखा है। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, एज आई टोल्ड यू पीपल, कि जैसे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा इन्फॉर्मेंट को कि आपने क्या लिखा है। द मोमेंट यू आर राइटिंग दैट थिंग, देयर आफ्टर यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू द इन्फॉर्मेंट दैट व्हाट यू हैव रिकॉर्डेड। तो अगर चाइल्ड ने जानकारी दी है, चाइल्ड ने ऑफेंस के बारे में जानकारी दी है, तो भाषा कौन सी होनी चाहिए? सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज विच अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड। हम यहां पे लिख देते हैं सिंपल लैंग्वेज विच अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड, चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप उर्दू भाषा के वर्ड्स यूज करोगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगी, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा गया है। नाउ द सेकेंड थिंग इज there is a possibility कि the child is giving an information to you or any other person is giving information to you, but the language is different. मान लीजिए in Delhi there is a child who want to give an information, or there is a person who want to give an information with respect to the offense under POCSO. The police officer will record that thing in writing, but the concerned person, that is the informant, either he is child or the person is some other any other person, then in that scenario अगर मान लीजिए वो भाषा अलग है, मान लीजिए वो तमिल से है, तमिल जानता है, कन्नड़ जानता है, और उस भाषा में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, so you need the help of a translator, तो अगर ट्रांसलेटर वहां पे होगा तभी आप लोग समझ पाएंगे कि वो बच्चा या जो भी व्यक्ति है इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कहना क्या चाहता है, व्हाट दे वांट टू से। सो ये सारी चीजें हमारे पास सेक्शन नंबर 19 के अंदर, जो रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस का हमारा प्रावधान है, उसके अंदर आपको मिलती हैं। इसके बाद मैं आपको एक एक चीज पहले समझाने लगा हूं, और उसके बाद जो है हम बेरेक्ट के ऊपर आएंगे। आज की क्लास शायद थोड़ी सी लेंदी रहेगी हमारी,
ठीक है, आई थिंक आज वॉइस को लेके सारी डिस्टरबेंस नहीं है, कल कुछ लोगों को नहीं सुनाई दे रहा था तो आज मेरे ख्याल से सुनाई दे रहा होगा साफ। ठीक है, अब ये जब ट्रांसलेटर की बात आई, इसके साथ साथ एक पैरामीटर आपको और समझना होता है कि देखो, सपोज व्हेनेवर एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन, whenever any information is given, suppose it is given to the special juvenile police unit, तो अब the concerned child is a victim, the concerned child is a victim, तो ऐसी संभावना हो सकती है कि मान लीजिए उसको इमीडिएटली आपको जो है कोई मेडिकल असिस्टेंस देनी हो, आपको उसको कोई शेल्टर प्रोवाइड करना हो, सो मेडिकल असिस्टेंस, शेल्टर प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल में लेके जाना, ये सारी सुविधाएं जो हैं ये हमारी जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या जो भी लोकल पुलिस थी जिन्होंने ये जानकारी रिकॉर्ड की है, उन लोगों की जिम्मेवारी है कि वो उस बच्चे को प्रोवाइड करें। व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड, दैट इज एनी शेल्टर टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, इफ एनी मेडिकल फैसिलिटी इन द हॉस्पिटल is to be taken, तो उस बच्चे को वहां लेके जाके उसका जो भी उसको रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करवाना है। द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आप इमीडिएटली जैसे ही आपके पास जानकारी आई, द मोमेंट द रिपोर्ट इज देयर टू द रिपोर्ट इज देयर बिफोर द कंसर्न पुलिस, लोकल पुलिस और द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, तो विद इन 24 आवर्स, कितने टाइम में विद इन 24 आवर्स। अब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर केस की जानकारी, जो चाइल्ड वेलफेयर हमारा कमेटी होता है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उनको आपको ये केस की जानकारी पहुंचानी है। यू हैव टू रिपोर्ट द मैटर विद इन 24 आवर्स टू द CWC एज वेल एज टू द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। ठीक है, जो भी कोर्ट जिन कोर्ट्स में ऐसे बच्चों के केसेस आते हैं, और अगर कोई स्पेशल कोर्ट वहां पे नहीं है, ऐसी कोई जगह जहां पे स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट नहीं हो रखी है, तो कोर्ट्स ऑफ सेशन में आपको ये जानकारी जो है ये पहुंचानी है। ठीक है, ये जानकारी पहुंचानी है। सो दीज आर द ब्रॉडर थिंग्स विच यू पीपल गेट इन सेक्शन नंबर 19 ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, दैट इज पॉक्सो। ठीक है, ये बहुत सभी को समझ में आ गई, दैट वॉट एवर इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर, यस और नो प्लीज। ठीक है, स्टार्टिंग से जो कुछ हमने किया है, इज एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन? प्लीज, दोज हु आर देयर इन द सेशन, प्लीज लेट मी नो। ओके, गॉट इट। चलिए, सो आगे की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इसमें देखो ऐसा है कि मान लीजिए एनी एक्शन इज टेकन एज पर द कंसर्न प्रोविजंस एंड द एक्शन इज टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, एक्शन इज टेकन इन गुड फेथ। देखो, गुड फेथ आप सभी लोगों को पता है, बिकॉज यू ऑल पीपल आर द जुडिशियल एस्पिरेंट्स, सो गुड फेथ इज द बेस्ट डिफेंस। एक ऑफेंस की इंफॉर्मेशन कोई व्यक्ति दे रहा है पुलिस वालों को, और वो गुड फेथ में दे रहा है, उसको लगता है कि ये अपराध हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज अ पर्सन हु गो टू द लोकल पुलिस, ही सेज कि सर फलाना एक बच्चा है, उसके साथ ऐसा अपराध हुआ है जो पॉक्सो के अंदर रेगुलेटेड है। उस व्यक्ति ने गुड फेथ के अंदर ये जानकारी दी, तो अगर गुड फेथ के अंदर जानकारी दी है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट नहीं करेंगे अगर बाद में ये पता लगा कि वो जानकारी जो थी वो सही नहीं थी। तो ये जो सारी चीजें हैं, जितना भी मैंने अभी तक आपके साथ रिलेट किया है सेक्शन नंबर 19 के अंदर, एक बार बेरेक्ट में मैं आपको मार्क करवा देता हूं कि क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट सी, जैसे ऊपर ही लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC, एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ चाइल्ड, तो बच्चा भी ये रिपोर्ट जो है ये दे सकता है। हु हैज द एप्रीहेंशन दैट द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज लाइकली टू बी कमिटेड और हैज नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। या तो आपको लगता है कि अपराध हुआ है या आपकी जानकारी में है कि अपराध हो चुका है। ठीक है, he shall provide such information to the special juvenile police unit or to the local police, ये हमने अभी पढ़ा। इसके साथ साथ
जो भी जानकारी दी जाएगी, एवरी रिपोर्ट विच इज गिवन अंडर दिस सबसेक्शन शेल एस्क्राइब्ड इन एंट्री नंबर। तो ये मैंने आपको कहा कि जैसे रजिस्टर में एंट्री होगा तो एंट्री नंबर आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द एंट्री नंबर। अलॉन्ग विद दैट द रिपोर्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ओरली काम नहीं चलेगा, एमसीक्यू आ सकता है, मार्क कर लेंगे, राइटिंग में ही आपको ये करना है। इसके बाद इट मस्ट बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। जो भी आपने जानकारी रिकॉर्ड की है वो इन्फॉर्मेंट को आप जो है पढ़ के सुनाओगे कि आपने क्या लिखा है। एंड इट शेल बी एंटर्ड इन द बुक टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट। तो जो भी पुलिस वाले हैं जो जो रजिस्टर उसके लिए मेंटेन कर रहे हैं उसमें सारा रिकॉर्ड जो है ये बनाया जाएगा। नाउ द सेकंड थिंग इज सबसेक्शन 3 में आप देखें कि अगर ये जो जानकारी है ये किसी बच्चे ने दी है, ठीक है, द चाइल्ड द विक्टिम ऑफ द कंसर्न्ड ऑफेंस इज गिविंग दी रिपोर्ट। तो लिखा है वेयर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 इज गिवन बाय द चाइल्ड, अंडरलाइन करेंगे, बाय द चाइल्ड, द सेम शुड बी रिकॉर्डेड in a simple language so as the child understands the contents being recorded। तो अगर बच्चे ने जानकारी दी है तो सिंपल भाषा का उपयोग आपको करना पड़ेगा, सिंपल भाषा का। आई होप इफ आई एम यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश यू पीपल आर कंफर्टेबल इन दैट। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश ही समझ में आता है, अगर इंग्लिश ही समझ में आता है तो सर हिंदी पढ़ लो, क्योंकि हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा, राजस्थान में खासकर नहीं चलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसेक्शन 4 लिखा है इन केस द कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड। जिस भाषा में आपने इंफॉर्मेशन लिखी है वो भाषा बच्चा नहीं जानता, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर द ट्रांसलेटर और द इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एंड ऑन द पेमेंट ऑफ सच फीस। जो भी ट्रांसलेटर आएगा उसको फीस जो भी उसकी है वो देके इट शेल बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड इफ ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द सेम। तो जो भी बच्चा है, अगर भाषा अलग है आपकी रिपोर्ट रिकॉर्ड करने की और बच्चा वो भाषा नहीं समझ पा रहा तो आप ट्रांसलेटर की सहायता से बच्चे को वो समझा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर बच्चे को कोई भी रिक्वायरमेंट से शेल्टर होम में उसको रखना है या हॉस्पिटल के अंदर उसको कोई मेडिकल असिस्टेंस देनी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई जो है ये की जाती है, विद इन 24 आवर्स। इफ यू पीपल रीड, लिखा है वेयर अ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और अ लोकल पुलिस इज सेटिस्फाइड दैट द चाइल्ड अगेंस्ट whom the offense is committed is need of care and protection, then it shall after the recording the reasons in writing, underline करेंगे, it shall record the reasons in writing, make immediate arrangement to give such care and protection including admitting the child to the shelter home or to the nearest hospital within 24 hours। तो कोई भी बच्चा जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, केयर एंड प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे बच्चे को शेल्टर होम में रखना है तो वहां रखेंगे और अगर हॉस्पिटल में लेके जाना है तो हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। नाउ अगली बात पे आते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 6 कह रहा है द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस शेल विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कहां भेजनी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भेजनी है। कहां पे भेजनी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, और सिर्फ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में नहीं भेजनी है, एक जगह और भेजनी है, दैट इज द स्पेशल कोर्ट, ठीक है। और अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कहां भेजोगे, सभी लोग बताएंगे कहां भेजेंगे, कमेंट करके लिख के बताइए कहां भेजोगे, दैट इज इन द कोर्ट्स ऑफ सेशन, ठीक है। ये कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि रिपोर्ट को लॉज कैसे करना है, इसके बाद नो पर्सन शेल इनकर एनी लाइबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1। तो अगर किसी व्यक्ति ने गुड फेथ में जानकारी दी है तो उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी आप उसकी नहीं बनाओगे, कोई क्रिमिनल सिविल एक्शन उसके अगेंस्ट इनिशिएट जो है वो नहीं किया जा सकता। चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 19 दैट वी हैव डिस्कस। अगले पोर्शन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 20 पे। अगेन सेक्शन नंबर 20 में आपको पहले जर्नल रेफरेंस के तरीके से एक बार समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 20, देखो सेक्शन 20 में कोई भी बच्चा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा अपराध हुआ है या आपको आशंका है, कोई सस्पिशन है कि ऐसा अपराध हुआ है, तो कुछ एक लोग हैं जो शायद इस पूरे सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि एनी पर्सन हु इज देयर इन द होटल, ठीक है, या कुछ एक ऐसे लोग, मान लीजिए जो किसी होटल को चलाते हैं, कोई लॉज चलाते हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई स्टूडियो है, कोई भी ऐसी जगह जहां पे फोटोग्राफिक फैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसी अगर जगह पे
ऐसी जगह पे, कोई होटल, लॉज, कहीं पे फोटोग्राफिक फैसिलिटी होती है, कोई हॉस्पिटल है, या कोई भी ऐसी जगह जहां पे ये सब चीजें की जा सकती हैं। जैसे आप देखेंगे सेक्शन नंबर 20 में इन सारी एरियाज का जिक्र किया गया है। इफ यू सी, लिखा है एनी पर्सोनल ऑफ द मीडिया, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो मीडिया से रिलेट करता है, मीडिया का व्यक्ति है, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। अब अगर ऐसी जगह पे मान लीजिए ये पता लगता है कि there is such kind of area, they comes to know that there is any material or object which is sexually exploitative of the child, including pornographic, sexually related or making obscene representation of the child or children। तो अगर इन लोगों को ऐसी जानकारी है, किन लोगों को, मीडिया के लोगों को, होटल में जो लोग काम करते हैं, लॉज के अंदर कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल में, क्लब में, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी में, दे केम टू अक्रॉस दैट ओके देयर इज एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट व्हिच इज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव ऑफ द चाइल्ड, इंक्लूडिंग pornographic, sexually related और मेकिंग obscene representation of the child। तो जैसे होटल में ऐसा कुछ काम हो रहा है, किसी लॉज में हो रहा है, हॉस्पिटल में ऐसी कोई वीडियो बनाई जा रही है, अगर ऐसे लोगों को पता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसे केस की जानकारी लोकल पुलिस को या जो भी हमारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उनको दें, ठीक है। अब सवाल ये नहीं है कि ये लोग जिम्मेवार हैं देने के लिए, सवाल ये है कि अगर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी अदा नहीं की, if they have not given this information to the local police or to the special juvenile police unit, तो इन लोगों के अगेंस्ट जो है मुकदमा चल सकता है, और मुकदमा चलने के साथ साथ दे आर लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑल्सो। अब क्या लाइबिलिटी है, तो सेक्शन नंबर 21 इन लोगों की लाइबिलिटी की बात करता है, क्योंकि इनको जानकारी थी कि कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें द चाइल्ड अब्यूज इज देयर, सेक्सुअल हरासमेंट इज देयर, या जो भी पॉक्सो के अंदर अपराध हो रहे हैं, ऐसे ऑफेंसेस की जानकारी थी, तो ये पनिशमेंट जो है आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 21 के अंदर। दो सिचुएशंस है, देखो, इफ एनी पर्सन नोज दैट देयर इज एन ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड एंड दैट पर्सन डज नॉट रिपोर्ट्स दैट पर्टिकुलर ऑफेंस टू द लोकल पुलिस और टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, या फिर सेक्शन 20 के अंदर जो लोग कवर हो रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को पता था कि कोई अपराध हुआ है एंड दे फेल टू रिकॉर्ड सच ऑफेंस, लिखा है एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट, जिन्होंने जानकारी नहीं दी, पता होने के बावजूद जानकारी नहीं दी, एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर 19 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 20 और हु फेल्स टू रिकॉर्ड सच ऑफेंस। देखो, दो लोगों की जिम्मेवारी बन रही है, एक तो जिसने जानकारी देनी थी और उसने नहीं दी, वो भी रिस्पॉन्सिबल, एंड द सेकेंड थिंग इज कि जिनको रिकॉर्ड करनी थी इंफॉर्मेशन, अगर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो भी लायबल हैं सच काइंड ऑफ ऑफेंसेस। तो सच पर्संस आर punishable with the imprisonment of either description for a term which may extend up to 6 months or with fine or with both। तो 6 महीने का कारावास, 6 months imprisonment can be there, या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों लगाए जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मान लीजिए जो ऑफेंस हुआ है वो किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी जगह पे अगर अपराध हुआ है तो उस कंपनी या उस इंस्टीट्यूशन के इंचार्ज की जिम्मेवारी है कि वो अपराध की जानकारी पुलिस को दे, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को दे। और अगर उन्होंने ये नहीं किया तो लिखा एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर 19 सबसेक्शन 1, तो ऐसे लोगों की जिम्मेवारी जो है, जो पनिशमेंट जो है वो ज्यादा रहेगी। दैट इज इट मे एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड विद फाइन, एंड ऊपर और फाइन है, यहां पे एंड फाइन है। तो ऊपर जो है, मतलब अगर नॉर्मल सिचुएशन है, ऑफेंस हुआ लेकिन व्यक्ति ने जानकारी नहीं दी या रिपोर्ट लॉन्च नहीं किया है, तो या तो 6 महीने की सजा या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई और ऐसी जगह है जहां पे ये हुआ, वहां का जो भी इंचार्ज है उसको इस चीज के बारे में जानकारी थी, उसने नहीं बताया, तो उसके लिए जो सजा है वो 1 ईयर तक जा सकती है। एंड करके फाइन लिखा हुआ है, तो साथ के साथ जो है वो फाइन इंपोज किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन
आपको यहां पे इसके नीचे एक सबसेक्शन 3 है, उसको अंडरलाइन करना है कि ऊपर लिखे गए दोनों प्रोविजंस बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो पॉइंट यह है कि मान लीजिए एक चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ, चाइल्ड भी तो इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ वो विक्टिम है, लेकिन उसने मान लीजिए जानकारी नहीं दी, द चाइल्ड हैज नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन, तो वो भी तो 19 के अंदर आ रहा है कि इफ द पर्सन फेल्स टू रिपोर्ट, लेकिन वो बच्चा है तो उसको हमने सेविंग क्लॉज के अंदर रख दिया कि द चाइल्ड इज नॉट बाउंड बाय द पनिशमेंट विच आर गिवन इन सेक्शन नंबर 21। तो आपको ध्यान में रखना है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 डज नॉट अप्लाई टू द चाइल्ड। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगली बात पे आते हैं, दैट इज अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देता है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, हेडिंग बनाएंगे, अगर कॉपी पे बना रहे हैं तो हेडिंग बनाएंगे साथ में, दैट इज पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 21। वॉइस क्रैक तो नहीं हो रही? बिल्कुल, कोई भी आपको समस्या आएगी कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा, सो दैट आई कैन एड्रेस इट एट द सेम टाइम। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड। सेक्शन नंबर 22 है ना, 21 तुमने कर लिया, 22 माफ कीजिएगा। देखो सेक्शन 22 के अंदर पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब देखो पॉक्सो के अंदर हमने जो कल डिस्कशन किया था कल के सेशन में, जिसमें हमने समझा कि अगर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्शन नंबर 3 के अंदर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया, फिर उसके बाद सेक्शन 5 के अंदर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में सेक्शन 5 के अंदर क्या है, सेक्शन 5 के अंदर क्या है? यस एवरीवन, सेक्शन 5 के अंदर क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज देयर इन सेक्शन नंबर 5? सेक्शन 5 में क्या है, कौन बताएगा? इट इज एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 7 में क्या मिलेगा आपको? सेक्शन 7 में क्या मिलेगा? यस एवरीवन, अलीशा कह रही है सर बीच में वर्ड्स गायब हो रहे हैं। वर्ड्स कैसे गायब हो रहे हैं? मतलब सम ग्लिचेस आर देयर। सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट। और इसके साथ साथ एक और प्रावधान है जो है हमारा सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 के अंदर कौन सा ऑफेंस है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हाट इज देयर इन सेक्शन नंबर 9? सेक्शन 9 दैट इज एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। अब अगर देखो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस, एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस, या सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का अगर ऑफेंस था, और ऐसे ऑफेंस की जानकारी जो है वो गलत साबित होती है, फॉल्स इंफॉर्मेशन इज देयर। कैसी इंफॉर्मेशन? फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सच ऑफेंसेस, फॉल्स इंफॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर ये इंफॉर्मेशन गलत किसी ने दी तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट? व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट? यस, कौन बताएगा? गलत जानकारी अगर कोई व्यक्ति अपराध के बारे में दे रहा है जो एक्चुअल में हुआ ही नहीं, तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आप लोग बताइए क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कमेंट में लिख के बता सकते हैं आप लोग। देखो द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इज टू ह्यूमिलिएट अ पर्सन, और टू डिफेम समवन, और टू गिव अ थ्रेट टू समवन। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप ह्यूमिलिएट करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अगर डिफेम करने के लिए या अदरवाइज को थ्रेट एटसेट्रा देने के लिए ऐसा जानकारी जो है ऐसी वो दे दी गई पुलिस वालों को। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस इमीडिएटली जाके एक्यूज को अरेस्ट कर लेगी। बाद में पता लगा कि जानकारी गलत थी। तो अगर ऐसी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो उस सिचुएशन में हमारा सेक्शन नंबर 22 जिसने भी गलत जानकारी दी है उसको लायबल मानता है, ठीक है, उसको लायबल मानता है, और उसके लिए जो सजा है वो 1 साल
तक की जो सजा है वो रखी गई है, या फिर फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें दी जा सकती हैं। लेकिन किसी भी चाइल्ड की कोई जिम्मेवारी नहीं है। नो चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन नंबर 22, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है ना सर, बच्चा तो बच्चा है, तो बच्चे को हमने छूट दे दी है। तो आप अगर सेक्शन 22 पढ़ें, सेक्शन नंबर 22, तो लिखा है एनी पर्सन हु मेक्स फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 3, 5, 7, 9, ये चारों सेक्शन अभी मैंने आपको बताया, सोलली विद द इंटेंशन, कोई गुड फेथ में जानकारी नहीं दी जा रही है, सोलली विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट, एक्सटॉर्ट, कोई पैसा लेने की बात हो गई, क्यों ह्यूमिलिएट कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, चारों चीजों को अंडरलाइन कर लो। जहां चार चीजें मिल जाएं, मान के चलिएगा एमसीक्यू वहीं से आता है, ठीक है। तो ह्यूमिलिएट, एक्सटॉर्ट, थ्रेटन, डिफेम हिम शैल बी पनिश्ड विद द इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। तो 6 महीने तक की सजा या फिर जुर्माना या दोनों जो है वो हो सकते हैं। लेकिन आगे अगर आप देखें, ठीक है, इफ यू सी द फर्दर, तो कोई भी बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, उसको आप लायबल नहीं कर सकते। वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज बीन मेड और फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड, तो बच्चे के लिए कानून बना है, तो बच्चे को इम्यूनिटी भी दी जा रही है। नो पनिशमेंट शेल बी इंपोज्ड अपॉन सच चाइल्ड इफ द चाइल्ड इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन व्हिच appears to be subsequently that it is a false information, child is not responsible for that, child is not responsible। Subsection 3 लिखा है whoever not being a child। अब देखो यहां पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। गलत जानकारी देके, गलत सूचना देके, गलत इंफॉर्मेशन देके एक तीर से दो निशाने लगाए जा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, देयर इज अ पर्सन, लेट अस टेक इट लाइक दिस, देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, इसने पुलिस में एक जानकारी दी, द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू पुलिस कि जी फलाने ए नाम के व्यक्ति ने सी नाम के एक बच्चे के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है। अरे ठीक है, अब इसने अगर ये जानकारी गलत जानकारी दी है, दिस इंफॉर्मेशन अपीयर्स टू बी अ फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो इससे केवल वो ए को नुकसान नहीं कर रहा, ए को नुकसान नहीं कर रहा, ए का तो नुकसान हो ही रहा है कि मान लीजिए इसने जानकारी दी ताकि ए को डिफेम कर दिया जाए, ए को ह्यूमिलेट किया जाए, ए को आप जो है उससे पैसा मांगो बाद में कि मैं कंप्लेंट तभी लूंगा वापस जब तुम पैसा दोगे। तो ऐसी अगर कोई चीज हो रही है तो ए का नुकसान हुआ। इस ऑफेंस के लिए मतलब ए को आपने जो नुकसान पहुंचाया है, जो क्षति इसको पहुंचाई है, उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसेक्शन 1 के अंदर हो गई। लेकिन अगर साथ के साथ बच्चे को भी तो नुकसान पहुंचाया, बच्चे की रेपुटेशन भी तो नुकसान में गई, है ना। यू आर विक्टिमाइजिंग दैट चाइल्ड ऑल्सो। सो इफ यू आर विक्टिमाइजिंग द चाइल्ड ऑल्सो, देन इन दैट सिनेरियो द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर punishment which is given in subsection 3। लिखा है whoever makes false information or provides false information against a child knowing it to be false and thereby victimizing such child in any of the offenses under this act, shall be punished with the imprisonment which may extend up to 1 year or with fine or with both। तो ऐसा अगर देखो ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है कि आप कैसे कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, प्रोसीजर फॉर मीडिया की बात है, प्रोसीजर फॉर मीडिया, ठीक है। चाइल्ड, एलिशा पूछ रही है चाइल्ड अप टू व्हाट इज, चाइल्ड की जो डेफिनेशन है दैट इज चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, उनके लिए। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये आपने ध्यान में रखना है कि whoever not being a child, तो बच्चों के ऊपर ये प्रावधान नहीं लगते हैं क्योंकि बच्चों को इम्यूनिटी मिली हुई है। ये सिर्फ जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए ये अपराध जो है बनाए गए हैं, ठीक है। इज इट क्लियर एलिशा? इज इट क्लियर? ओके ओके, गुड इनफ। लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। दैट इज, देखो कोई भी ऐसा ऑफेंस जो पॉक्सो के अंदर लेट अस सपोज कमिट हुआ है या एलिगेशन है कि हुआ है, कुछ एक चीजों का आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। वो खास ध्यान क्या चीज का रखना है? देखिए कि बच्चे की रेपुटेशन को नुकसान ना हो, बच्चे के प्रिवेसी की वायलेशन ना हो। क्योंकि देखो लेट अस टेक इट लाइक दिस कि मान लीजिए एक ऑफेंस हुआ, चाइल्ड के अगेंस्ट हुआ है, और उस चाइल्ड के अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ अगर वो पब्लिक में
पब्लिक डोमेन में बच्चे की फोटोग्राफ वायरल हो जाए, ये बहुत बार देखा भी गया हमने कि फोटो वायरल कर देते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन ये एक ऑफेंस है, ये एक ऑफेंस है। सेक्शन नंबर 23 पॉक्सो का इसको रेगुलेट कर लेता है। सेक्शन 23 देखो क्या कह रहा है। सेक्शन 23 कहता है नो पर्सन शेल मेक एनी रिपोर्ट प्रेजेंट कमेंट ऑन एनी चाइल्ड। ना तो आप कोई आर्टिकल लिखोगे, कोई न्यूज लगाओगे, ना आप कोई कमेंट करोगे किसी भी बच्चे के ऊपर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्टूडियो में, फोटोग्राफिक फैसिलिटी में, विदाउट हैविंग कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन which may have effect the lowering his reputation or infringing upon his privacy। दोनों को अंडरलाइन कर लो। अगर ऐसा करने से बच्चे की रेपुटेशन को नुकसान हुआ है या बच्चे के प्रिवेसी के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होने वाला है। क्योंकि अगर आप इसका सबसेक्शन 4 देखें तो सबसेक्शन 4 में आपको मिलेगा whoever contravenes any provision under subsection 1 shall be liable with the imprisonment with the description which shall not be less than 6 months but which may extend up to 1 year। तो 6 महीने से लेके 1 साल तक का कारावास हो सकता है। 6 महीने से 1 साल, मिनिमम 6 months, इट मे एक्सटेंड अप टू 1 year ऑल्सो। अब इसके साथ दूसरी बात है, देखो एक तो हो गया कि देखो बिना ऑथेंटिक जानकारी के कुछ भी पब्लिश नहीं होगा। दूसरी चीज, लेकिन ये अकेले काम नहीं करेगा, आगे के प्रोविजंस भी आपको साथ में ध्यान में रखने हैं कि किसी भी मीडिया में बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। और उसी के लिए देखो प्रावधान, नो रिपोर्ट्स इन मीडिया शेल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। और आइडेंटिटी से क्या मतलब है? आइडेंटिटी से क्या मतलब है? आइडेंटिटी से मतलब है उसका नाम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड एंड अदर पर्टिकुलर्स विच मे लीड टू द डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी। किसी भी माध्यम से, दोबारा कह रहा हूं, किसी भी माध्यम से अगर बच्चे की आइडेंटिटी को पता लगाया जा सकता है तो वो माध्यम आपको अलाउ नहीं करना है। यू आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। चलिए इसके साथ साथ देखो आगे जो प्रोविजन है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए जो भी स्पेशल कोर्ट है उसको ये लगता है कि अगर कोई डिस्क्लोजर करना है with respect to the identification that is in the interest of the child, तो क्या हो सकता है in the interest of child? कि मान लीजिए फॉल्स इंफॉर्मेशन है और बच्चे का नुकसान हो रहा है, ठीक है, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई, बच्चे को नुकसान हो गया, अब उसको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर कोर्ट को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड कुछ डिस्क्लोजर्स करने हैं, तो स्पेशल कोर्ट जो है रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में परमिशन दे सकता है कि ये चीज, इतनी चीज आप डिस्क्लोज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब इसके साथ साथ देखो लाइबिलिटी किसकी होगी, हु इज लायबल। तो देखो ऐसा होता है ना कि मान लीजिए देयर इज अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर किसका है? जैसे फॉर एग्जांपल इट इज एन इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस जो है वो एक न्यूज़पेपर है, उसका मालिक कोई और होगा, लेकिन उसमें जो आर्टिकल्स छपते हैं उसमें अलग अलग अपने लोग जो हैं वो आर्टिकल बना के देते होंगे, रिपोर्ट्स करते हैं। तो कोई भी पब्लिशर या कोई भी ओनर अगर होगा मीडिया का, स्टूडियो का, फोटोग्राफिक फैसिलिटी का, पब्लिशर भी और ओनर भी, मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, ज्वाइंटली और सिवियरली लायबल जो है वो किए जा सकते हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक प्रिंसिपल निकलता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वाइकैरियस लायबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ वाइकैरियस लायबिलिटी कि अगर मैं किसी चीज का मालिक हूं लेकिन मैंने पब्लिश नहीं किया, पब्लिश किसी और ने किया है मेरे मीडिया हाउस में, तो दोनों की लायबिलिटी जो वो बनाई जा सकती है, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 दैट इज प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द चाइल्ड। कैसे बयान दर्ज करना है, बच्चे का बयान कैसे दर्ज करना है, ये अगला हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। ठीक है, इज एवरीवन इज क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर, एनी डाउट इज देयर, सो एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी टेकिंग अप योर डाउट्स ऑल्सो। कल भी एक बच्चे का डाउट था, आई डोंट नो वेदर दैट कैंडिडेट इज हियर टुडे, तो कल एक डाउट था, लेकिन वो सेशन क्लोज होने के बाद मैंने देखा तो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट। तो आज किसी का होगा तो पहले ही बता दीजिएगा, ऐसा ना हो कि क्लास खत्म हो जाए, हमारा सेशन ओवर हो जाए, उसके बाद आपका डाउट आए तो लाइव चैट जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन, दैट इज चैप्टर नंबर 6, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का बयान दर्ज कैसे किया जाता है।
चलिए तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इसको जनरल रेफरेंस में समझाता हूं, फिर उसके बाद बेयर एक्ट से हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे अगर आप लोग कॉपीज पे बना रहे हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। अच्छा, तब तक आप मुझे ये बताइए कि चाइल्ड, क्योंकि पॉक्सो के अपराध के अंदर एक विक्टिम है, चाइल्ड इज अ विक्टिम, तो नॉर्मल केसेस में आप लोगों से जानना चाहता हूं, देखते हैं कि आपकी सीआरपीसी की तैयारी कैसी है। नॉर्मल केसेस में विक्टिम का बयान मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास कौन से सीआरपीसी के प्रोविजन के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम इज रिकॉर्डेड अंडर which provision of the CRPC? Let me see how much you people have done with your CRPC. Nobody is giving the answer. Yeah, CRPC revise नहीं किया? You people have not revised CRPC? Yes. अच्छे से रिवाइज करो, बेयर एक्ट पे कमांड करो, जितना ज्यादा बेयर एक्ट के ऊपर कमांड करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में आपको हेल्प आउट होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 164 सीआरपीसी सबसेक्शन 5, स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस विक्टिम कैन बी रिकॉर्डेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। 164(5) के अंदर हम सीआरपीसी के अंदर विक्टिम्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। वैसा ही प्रोविजन आपको यहां पे पॉक्सो के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहां हम बात करने वाले हैं बच्चों के स्टेटमेंट्स की। सेक्शन नंबर 24, चाइल्ड इज अ विक्टिम, दैट विक्टिम्स स्टेटमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड, वी हैव टू सी that how the statement is to be recorded now। ठीक है, एक एक करके आपको चीजें समझाता जाऊंगा। देखिए, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि where the statement will be recorded, where, कहां रिकॉर्ड करोगे? क्या बच्चे को कोर्ट में बुलाओगे? आप लोग बताइए, क्या बच्चे को कोर्ट में बुलाना अनुचित है? Do it is justified that a child is being called in the court to get his statement recorded? Yes or no, please? Do it is justified? Yes everyone, क्या ये जस्टिफाइड है बच्चे को कोर्ट में बुला के उसका बयान दर्ज करें? नहीं, अच्छा है, अच्छा नहीं लगेगा बच्चा कोर्ट में है। तो वेयर इट इज टू बी रिकॉर्डेड? एट अ प्लेस ऑफ चॉइस, प्लेस ऑफ चॉइस ऑफ सच चाइल्ड, प्लेस ऑफ चॉइस। ठीक है, या फिर बच्चे के रेजिडेंस में, जहां पे भी बच्चा रहता है वहां पे रिकॉर्ड कर लो, वहां पे क्या समस्या है? तो मजिस्ट्रेट को जाना पड़ेगा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर पुलिस वाले लिख रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस अप्लाई होता है, मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड करना है तो भी वही प्रोसेस लगेगा। दो प्रोविजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 24 पहले आ जाएगा कि नॉर्मली स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होती है, और फिर उसके बाद चाइल्ड स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, उसका फिर जिक्र हमारा सेक्शन नंबर 25 के अंदर आता है। दूसरी सिचुएशन देखो, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या यह जस्टिफाइड है कि पुलिस ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म में बैठा हो? क्योंकि यूनिफॉर्म में अगर अधिकारी बैठा है तो शायद आप उससे कहीं ना कहीं मेंटल फियर में रहेंगे कि ये पता नहीं मुझे मारे ना, डांटे ना। तो एक रूल बनाया गया दैट द पुलिस ऑफिसर विल नॉट बी इन यूनिफॉर्म, पुलिस ऑफिसर will not be in uniform, police officer will be not in uniform। ठीक है, आपको आपकी वर्दी डाल के वहां नहीं जाना है। दूसरी चीज कि कौन रिकॉर्ड करेगा। हमने एक तो कह दिया कि अच्छा पुलिस ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए, और किस रैंक का व्यक्ति रिकॉर्ड करेगा? सो अबव द रैंक ऑफ, above और नॉट बिलो द रैंक ऑफ, अगर हम कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, दैट इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के रैंक के लोग जो हैं, ऊपर के लोग, वही रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को। अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो चाइल्ड के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तीसरी चीज,
पुलिस ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि बच्चे की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। ठीक है, यहीं पे एक अगला पॉइंट बन जाता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर पुलिस ऑफिसर ने आइडेंटिफिकेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपने अभी अभी पढ़ा, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, है ना। इसके साथ साथ बच्चे को कभी भी रात के समय डिटेन करके कहीं भी किसी भी सूरत हाल में नहीं रखा जाएगा, किसी भी सूरत हाल में। नो डिटेंशन इन नाइट, रात के समय कभी भी डिटेन करके नहीं रखा जा सकता। तो एक बार प्रोविजन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 24 मेरे साथ निकालेंगे सभी लोग। सेक्शन नंबर 24, लेट्स रीड इट। दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करना है, पुलिस वाले अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 24 चलेगा, मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे तो 25 चलेगा। लिखा द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड शेल बी रिकॉर्डेड एट अ रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड और एट अ प्लेस वेयर द चाइल्ड यूजुअली रिजाइड और एट अ प्लेस ऑफ चॉइस और एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक की महिला पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड नहीं करेगी। सब इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक के लोग जो हैं, या सब इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक के लोग, और प्रैक्टिकेबल हो तो महिला ही रिकॉर्ड करे तो ज्यादा बेहतर है। अगला मैंने आपको पॉइंट बताया दैट द पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट शेल नॉट बी इन यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो आपको एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना पड़ता है। कैसा एटमॉस्फेयर देना पड़ता है? चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप वर्दी में जाओगे तो वर्दी में नहीं जाना है। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखें, क्लॉज नंबर 3, दैट द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन शेल वाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड, जब भी पुलिस अधिकारी बच्चे से कुछ पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, ठीक है, शेल एंश्योर दैट नो पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड कम इन कॉन्टेक्ट इन एनी वे विद द एक्यूज। तो बच्चे की और एक्यूज की कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं करवानी है, आमना सामना नहीं करवाना है। इसका ध्यान किसको रखना है? पुलिस अधिकारी को करना है। द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन शेल इन नो केस वाइल एग्जामिनिंग द एक्यूज विल नॉट अलाउ द कॉन्टेक्ट इन एनी वे ऑफ द एक्यूज विद द विक्टिम। ठीक है, बच्चे का एक्यूज के साथ कोई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश ना हो पाए, ये सुनिश्चित कौन करेगा? पुलिस अधिकारी करेगा। अगला पॉइंट है, नो चाइल्ड शेल बी डिटेन इन द पुलिस स्टेशन इन अ नाइट फॉर एनी रीजन। मैंने अभी कहा किसी भी सूरत हाल में बच्चा रात के समय थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर ना हो। लास्ट पॉइंट, द पुलिस ऑफिसर शेल एंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम पब्लिक मीडिया अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर कोर्ट अलाउ करता है तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वी कैन प्रोसीड, अदरवाइज इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड। अगला पॉइंट है जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मजिस्ट्रेट साहब अगर सीआरपीसी के अंदर विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें तो कौन से प्रावधान में करते हैं? तो 2-3 लोगों ने आंसर दिया, सभी लोगों ने तो नहीं दिया, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन सेक्शन नंबर 25 पॉक्सो का, सेक्शन नंबर 25 पॉक्सो का आपको यह बताता है कि बच्चे की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहीं पे वही चीज लिखी हुई है जो 164 में है, दैट इफ द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर 164 ऑफ द सीआरपीसी, statement of a child is being recorded under 164 of the CRPC, the magistrate recording such statement shall not with anything contained therein record the statement as spoken by the child। आपको आपका अपना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, अपना दिमाग लगा के जो बच्चा कहता है उतना ही लिखना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, वट एवर इज बीइंग स्पोकन बाय द चाइल्ड यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दैट, यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड एनीथिंग बियॉन्ड दैट। अगला पॉइंट देखो, अब होता क्या है नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जब भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं तो एक्यूज्ड का एडवोकेट वहां पे होता है। ठीक है, जब भी 164 के अंदर बयान दर्ज होते हैं तो एक्यूज का जो भी काउंसिल है वो वहां पे मौजूद होता है। लेकिन पॉक्सो के अंदर अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, पॉक्सो के अंदर बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहां पे अगर आप देखें तो लिखा है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 1 ऑफ 164 shall so far as permit the presence of the advocate of the accused not apply in this case। तो जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, डबल स्टार लगाओ, एमसीक्यू आएगा कि अगर जब भी बच्चे का बयान दर्ज हो रहा है
क्या एक्यूज्ड का एडवोकेट कोर्ट के अंदर मौजूद हो सकता है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट अलाउड, बिकॉज एडवोकेट अगर कोर्ट के अंदर मौजूद होगा तो बच्चा कहीं ना कहीं परेशानी में आ सकता है। तो इस कारण से हमने बिल्कुल फ्री विल से जो स्टेटमेंट होता है वो रिकॉर्ड करना है। सो वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द advocate of the accused to be there in the courtroom at the time when the statement of the witness, that is the victim, is being recorded. इसके बाद जो भी बयान दर्ज हुआ, whatever the statement is being recorded, आपको immediately उस statement, ये जो लिखा है, the magistrate shall provide to the child and his parents a copy of the document specified in 207 of the code. अब 207 CRPC में क्या है? 207 CRPC में क्या है कि देखो, जब भी कोई केस होता है, इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस वाले लोगों के बयान दर्ज करेंगे, एक्यूज का स्टेटमेंट आएगा, विटनेसेस का स्टेटमेंट आएगा, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, जो कुछ भी आया है, चार्जशीट भी आया है, वो हर चीज जो है एक्यूज को हैंडओवर की जाती है। उसी तरीके से सेक्शन 25 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जितने भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, फाइनल रिपोर्ट जो चार्जशीट प्रिपेयर हुई उसके साथ साथ सारी चीजें चाइल्ड को हैंडओवर या चाइल्ड के पेरेंट्स को या जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है उनको हैंडओवर की जाएंगी। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है कि यहां पे जैसे लिखा है, द मैजिस्ट्रेट शेल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन 207 अपॉन अ फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड बाय द पुलिस अंडर 173 ऑफ दैट कोड। तो चार्जशीट जब आई 173 सीआरपीसी के अंदर, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको चाइल्ड को देने हैं। लेकिन एक चीज आपको जो मैं यहां पे समझाना चाहूंगा वो ये कि द मोमेंट द चार्जशीट इज देयर 173 के अंदर, जैसे ही चार्जशीट सबमिट होती है कोर्ट के अंदर, सेक्शन नंबर 207 साथ में अप्लाई हो जाता है। 207 सीआरपीसी 207 सीआरपीसी ये कहता है कि कोर्ट को ये सुनिश्चित करना है कि एक्यूज्ड को, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एक्यूज्ड को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी मिले। एक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू हैव कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जितना भी पुलिस वालों ने चार्जशीट के साथ साथ जो कुछ भी कोर्ट के सामने दिया है, जस्ट होल्ड ऑन, आवाज सही नहीं आ रही है, कितनी देर से नहीं आ रही है? सीए एस्पिरेंट कितनी देर से नहीं आ रही है आवाज मेरे? आई थिंक फ्रॉम माई एंड इट इज फाइन। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। सभी लोगों को दिक्कत आ रही है वॉइस में? सर आ रही है तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब भी चार्जशीट सबमिट होती है 173 सीआरपीसी के अंदर, तो 207 सीआरपीसी कहता है कि एक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट हैंडओवर करें आप। वही सारे डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पॉक्सो के अंदर अगर केस चल रहा है तो चाइल्ड को भी मिलेंगे। ये बात आपको समझनी है। 207 सीआरपीसी का डॉक्यूमेंट विल बी हैंडेड ओवर टू द एक्यूज्ड, इसकी बात करता है। लेकिन जो प्रावधान अभी अभी आपने पढ़ा उसमें अगर आप गौर फरमाएं तो ये चीज लिखी है, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड, बच्चे को, बच्चा कौन है? विक्टिम, एग्रीव्ड, उसकी बात हो रही है, टू द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव a copy of the document specified in under section 204 upon a final report being filed by the police। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस। तो ये चीज का आपको थोड़ा खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। सम एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, कुछ एक एडिशनल प्रोविजंस है, उनके ऊपर अब हम बात करेंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 26। ठीक है, आप 1 मिनट का अगर ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन। चलिए, बीच में प्रॉब्लम आएगी, देखिए माइक में बैटरीज अगर खत्म हो जाए तो ये आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मैंने रिप्लेस की हैं। सो लेट्स सी अब ये क्या चलता है आगे। सेक्शन नंबर 26, एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स टू बी रिकॉर्डेड। अब स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा ये भी हमें पता है, डॉक्यूमेंट किसको मिलेंगे, चाइल्ड को मिलेंगे, ये भी हमें पता है। लेकिन और क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है?
और क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, तो उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको जर्नल तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, और उसके बाद जो है इसको आप बेरेक्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहली चीज कि जब भी बच्चे का स्टेटमेंट कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि उसके पेरेंट्स की मौजूदगी में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। ठीक है, द स्टेटमेंट मस्ट बी इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स। स्टेटमेंट recorded must be in the presence of parents। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की मौजूदगी में ही बयान दर्ज होना चाहिए। ठीक है, और अगर पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके लिए कोई भी जो उसका गार्जियन है उसकी प्रेजेंस में ही स्टेटमेंट हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये एक पहला पॉइंट है, ताकि बच्चा जो है, मैंने पहले ही कहा कि चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ये आपको बरकरार रखना होता है। तो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तभी होगा जब बच्चे के पेरेंट्स वहां पे मौजूद हैं, और अगर पेरेंट्स नहीं है तो जो भी गार्जियन है, जो भी उसका ध्यान रखता है, तो ऐसे लोगों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। दूसरी चीज कि अगर भाषा में अंतर है, भाषा में अंतर का मतलब क्या है कि जिस भाषा में स्टेटमेंट दिया जा रहा है और जो भाषा रिकॉर्ड करने वाला समझता है वो भाषा अलग अलग है, तो ऐसे सिचुएशन में वी नीड ट्रांसलेटर्स। तो ट्रांसलेटर की आवाज चली गई, आयुष बता रहे हैं सर आफ्टर ट्रांसलेटर नॉट ऑडिबल। आफ्टर ट्रांसलेटर, अच्छा ट्रांसलेटर के बाद कुछ भी नहीं सुनाई दिया, तो चलो दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए, अगर तो लैंग्वेज डिफरेंस है तो ट्रांसलेटर की मौजूदगी चाहिए, क्योंकि बच्चा जिस भाषा में बात कर रहा है और जिसको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या पुलिस ऑफिसर हो, जिस भाषा में वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भाषा अगर अलग है तो ट्रांसलेटर की मौजूदगी चाहिए। इसके बाद अगर बच्चा किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, तो स्पेशल एजुकेटर आपको चाहिए। स्पेशल एजुकेटर क्या होगा, वो समझ पाएगा कि अच्छा बच्चा क्या समझाना चाह रहा है, और उसके बाद ही आप आगे जो है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा पाएंगे। इसके बाद साथ के साथ आपकी रिक्वायरमेंट है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। जब भी ऐसी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं तो कोशिश करनी है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के माध्यम से ही ये स्टेटमेंट्स जो हैं इनका रिकॉर्ड भी बनता रहे। और ये जो प्रोसेस है, जो एडिशनल प्रोसीजर हम देख रहे हैं, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी मैजिस्ट्रेट, जब भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स कम टू द बेयर एक्ट नाउ। ठीक है, लेट्स कम टू द बेयर एक्ट। That is additional provisions regarding statements to be recorded. पहला point, that the magistrate or the police officer as the case may be shall record the statement as spoken by the child। जैसा बच्चा कहता है वैसा ही लिखना, अपना दिमाग नहीं लगाना। In the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence। तो या तो पेरेंट्स मौजूद हैं तो पेरेंट्स की मौजूदगी में, पेरेंट्स नहीं है तो कोई भी बच्चा जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस बच्चे का है उसकी मौजूदगी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। दूसरा, whenever necessary magistrate or police officer as the case may be may take the assistance of the translator or interpreter having such qualification and experience and on the payment of the fees while recording the statement of the child। ठीक है, जब भी बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों की जरूरत है तो आप बुला लो। अगला, अगर कोई बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, ऐसे बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, तो स्पेशल एडुकेटर की असिस्टेंस ली जा सकती है, जो फेमिलियर है कि ऐसे बच्चे क्या समझाने की कोशिश करते हैं, इशारों से, जेस्चर से क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो जो भी उनकी फीस है, जो भी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से हम स्पेशल एडुकेटर्स को ले आएंगे। और लास्ट है कि कोई भी स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होगा तो उसका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के माध्यम से भी रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। ठीक है, सो दीज आर द ब्रॉडर थिंग्स एज फार एज सेक्शन नंबर 26 इज कंसर्न। अगले प्रोविजन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन सीआरपीसी के अंदर कौन से प्रोविजन में होता है। विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन सीआरपीसी में कौन से प्रोविजन के अंदर होता है? यस एवरीवन। आवाज का कुछ करना पड़ेगा, बार बार चली जाती है। देखो, विक्टिम का मेडिकल जो है सीआरपीसी के अंदर होता है 164 के कैपिटल ए के अंदर। कौन से प्रोविजन के अंदर? 164
अरे नहीं अतुल जी, एलिशा जी, 53 के अंदर नहीं होता है। 53 के अंदर तो एक्यूज्ड का, अरेस्टेड लोगों का, वो 53 कैपिटल ए, 54 उसमें अरेस्टेड, एक्यूज्ड, रेप ऑफेंडर्स उनका है। विक्टिम का मेडिकल पूछ रहा हूं मैं, विक्टिम का मेडिकल होगा 164 कैपिटल ए के अंदर, ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड की जब बात आएगी तो चाइल्ड भी विक्टिम है, और विक्टिम का मेडिकल होगा 164 कैपिटल ए सीआरपीसी की रेफरेंस के हिसाब से। तो लिखा है द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी ऑफेंस इज कमिटेड अंडर दिस एक्ट शैल नॉटविथस्टैंडिंग दैट द, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉटविथस्टैंडिंग दैट द एफआईआर और अ कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एक सवाल आता है, इस बार हिमाचल में ये सवाल आया था, मार्क कर लीजिएगा, डबल स्टार लगाइएगा, कि जरूरी नहीं है कि एफआईआर या कंप्लेंट होगा उसके बाद ही मेडिकल होना है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफआईआर हुआ है, कंप्लेंट हुआ है, नहीं हुआ है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस की जानकारी आ रही है, अगर एफआईआर दर्ज नहीं भी हुआ है तो भी आपको विक्टिम का मेडिकल करवाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है, इस करके मार्क कीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, इफ अ विक्टिम इज अ गर्ल, तो सभी लोग समझते हैं कि वुमेन डॉक्टर ही मेडिकल करे, डिसेंसी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगला, द मेडिकल एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, और अगर पेरेंट्स नहीं है तो जिसके भी ऊपर बच्चा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रखता है उसकी मौजूदगी में बयान दर्ज, ये मेडिकल जो है ये होना चाहिए। सबसेक्शन 4 वेर इन केस द पेरेंट और अ चाइल्ड और पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन कैन नॉट बी प्रेजेंट। अच्छा, देखो, ना तो पेरेंट्स हैं, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बच्चा विश्वास कर ले, फिर क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन होगा ना, जो भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का हेड क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, एक वुमेन को नॉमिनेट करेगा और उस वुमेन की मौजूदगी में ही मेडिकल बच्चे का करवाया जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है, बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है पूरा। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की मौजूदगी में, पेरेंट्स नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बच्चा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रखता हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति ना हो तो फिर भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वो एक वुमेन को नॉमिनेट करेगा, और उस वुमेन की प्रेजेंस में, नॉमिनेटेड वुमेन की प्रेजेंस में ही मेडिकल होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, एफआईआर वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर एफआईआर नहीं भी अभी तक लॉन्च हुआ है, फिर भी अगर आपको लगता है कि मेडिकल करना है तो मेडिकल हो सकता है। ठीक है, मेडिकल इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। सभी ने मार्क कर लिया? यस करके एक बार बता दो, मार्क कर लिया है। तो हम आगे बढ़े सेक्शन नंबर 28 की तरफ। अब हमारा जो मेन एरिया डिस्कशन का है वो थोड़ा ही बचा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 28 में आ जाइए। स्पेशल कोर्ट्स का जिक्र है, स्पेशल कोर्ट्स का। चलिए नेक्स्ट कम टू स्पेशल कोर्ट। देखो स्पेशल कोर्ट्स क्या हैं, तो एक तो ऐसा होता है कि पॉक्सो के अंदर स्पेशल जजेस अपॉइंट हो जाते हैं, पॉक्सो के कानून के अंदर स्पेशल जजेस अपॉइंट हो जाते हैं। वो अगर स्पेशल जजेस अपॉइंट हुए हैं तो उनका काम रहेगा ट्रायल चलाने का, और अगर स्पेशल जजेस नहीं हैं तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये जिम्मेवारी जा सकती है। पूरा प्रोसेस क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा अंडरलाइन करेंगे, यहां से एमसीक्यू बनता है। स्टेट गवर्नमेंट हमारे हाई कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, माननीय उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी कंसल्टेशन से राज्य सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को, जो जनरली ये लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट ऑफ सेशन चलाता है या कोर्ट ऑफ सेशन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उन्हीं को स्पेशल कोर्ट के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। तो ये स्पेशल जजेस अगर बनाने हैं तो बनाए जा सकते हैं। लिखा है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डेजिग्नेट इन फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन टू बी ए स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन को अगर आपको स्पेशल कोर्ट बनाना है तो वो काम हो सकता है। लेकिन एक चीज है, देखो ऐसा होता है कि या तो पॉक्सो के स्पेशल जजेस अपॉइंट होंगे, स्पेशल जजेस की जो एलिजिबिलिटी होती है वो कोर्ट्स ऑफ सेशन के बराबर की होती है। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए कोई स्पेशल जजेस अपॉइंट नहीं हुए लेकिन कोर्ट्स ऑफ सेशन जो है वो चिल्ड्रन कोर्ट बनाई गई है अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। एक कानून है हमारा, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। इस कानून के अंदर चिल्ड्रन कोर्ट बनता है, चिल्ड्रन कोर्ट। तो चिल्ड्रन कोर्ट जो है अगर वो बनाया गया है तो वो भी जनरली कोर्ट ऑफ सेशन ही हेड करते हैं, जो सेशन जज साहब हमारे होंगे, तो उन्हीं को हम जो है स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के अंदर भी मान के चल सकते हैं। तो इसे लिखा हुआ है
प्रोवाइजो अगर आप पढ़ें तो लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज अ चिल्ड्रंस कोर्ट under the commission for the protection of the child right act or the special court designated for the similar purposes, अगर कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसे इस कानून के अंदर या अदरवाइज स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किया गया है और फॉर एनी अदर लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स, सच कोर्ट शेल बी डीम्ड टू बी द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, तो अगर चिल्ड्रन कोर्ट बना रखी है तो उसी को हम पॉक्सो के अंदर भी स्पेशल कोर्ट जो है वो मान सकते हैं। और वाइल ट्राइंग द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, स्पेशल कोर्ट शेल ट्राई द ऑफेंस other than the offense referred in subsection 1 with which the accused is charged may under CRPC be charged under the same trial। इसका क्या मतलब है सबसेक्शन 2 का? देखो, अब इस व्यक्ति ने ऑफेंस तो कमिट किया पॉक्सो के अंदर, ठीक है, लेट अस टेक इट लाइक दिस, ऑफेंडर जो है इसने ऑफेंस कमिट किया है पॉक्सो के कानून के अंदर, ठीक है, पॉक्सो के कानून के अंदर, लेकिन अगर सेम ऑफेंस को लेके कोई और भी चार्जेस बन रहे हैं, जैसे आईपीसी के चार्जेस बन रहे हैं सपोज, तो वो वाले चार्जेस भी सेम उसी कोर्ट के पास ट्रायल के लिए रखे जाएंगे, उनका अलग से ट्रायल नहीं चलेगा। ये चीज आपके सबसेक्शन 2 में, वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, पॉक्सो के अंदर अगर कोई ऑफेंस का ट्रायल चलना है, अ स्पेशल कोर्ट शेल ट्राई एन ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड मे अंडर द सीआरपीसी बी चार्ज एट अ सेम ट्रायल। तो कोई और भी अगर ऑफेंस का सेम ट्रायल चल सकता है तो हम उसको चलाएंगे, चाहे वो अब किसी भी कानून के अंदर हो सकता है। और इसके साथ साथ अगला जो आपका इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा सबसेक्शन 3, अगर आप देखें तो जर्नल है कि स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, शेल हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द ऑफेंसेस अंडर 67B ऑफ दैट एक्ट सो फार एज इट रिलेट्स टू द पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन द एक्ट। तो अगर जो भी स्पेशल कोर्ट है इस कानून के अंदर जो ट्रायल्स चला रही है, आईटी एक्ट के अंदर भी अगर 67B को मार्क कर लेना बस, 67B के अंदर अगर कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल डिपिक्टिंग ए चिल्ड्रन, ऐसा कोई जो चीज है वो पब्लिश हुआ है या ट्रांसमिट हो रहा है, तो उन सारे केसेस का आईटी एक्ट के अंदर जो ऑफेंस बनते हैं उनका ट्रायल भी सेम कोर्ट जो है वो चला सकती है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है 29 और 30 के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारा एक प्रिंसिपल होता है दैट अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड। आई होप आप ये चीज को जानते हैं, समझते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं होता उसको दोषी नहीं कहा जा सकता। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देयर इज दिस प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जिसको हम समझते हैं, लेकिन पॉक्सो के कानून के अंदर इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या चीज है? हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट आता है। सेक्शन नंबर 29 बात कर रहा है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की, लिखा है वेरेवर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट सच ऑफेंस अंडर 3, 5, 7, 9, ये चारों अभी मैंने पहले भी बताए थे। द स्पेशल कोर्ट शेल प्रिज्यूम, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, दैट द सच पर्सन हैज कमिटेड और अबेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट सच ऑफेंस अनलेस द कॉन्ट्रेरी। तो मान के चल रहे हैं कि उसने अपराध किया है। अब सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर चला गया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बर्डन किसके ऊपर चला गया कि जी मैंने अपराध नहीं किया। हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। आपको सवाल आ सकता है अंडर विच प्रोविजन ऑफ द पॉक्सो देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। तो सेक्शन नंबर 29 का आपको ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा एक और प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ अ कल्पेबल मेंटल स्टेट। प्रिजम्पशन ऑफ अ कल्पेबल मेंटल स्टेट, हम मान के चलते हैं कि आपकी मेंटल स्टेट कल्पेबल नेचर की थी। अब ये कल्पेबल मेंटल स्टेट होता क्या है? ये होता क्या है? तो इसी के नीचे अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा है कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब क्या। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एक्यूज्ड का मेंटल स्टेट कल्पेबल नेचर का था, तो वो होता क्या है? लिखा है इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ अ फैक्ट एंड द बिलीव और रीजन टू बिलीव। अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो, 5 चीजें मिल रही हैं, 5 चीजें मिल रही हैं, एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कल्पेबल मेंटल स्टेट? तो कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब इंटेंशन से है, मोटिव से है, नॉलेज से है, बिलीव से है, इंटेंशन टू रीजन टू बिलीव से है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपके राजस्थान के प्रीलिम्स के पेपर में एमसीक्यू में बनाया जा सकता है, दैट अंडर विच सेक्शन प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इज देयर। तो 29 अंडर विच प्रोविजन प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट इज देयर। 30
In any prosecution for any offense under this act which requires a culpable mental state on the part of the accused, special court shall presume the existence of the mental state. मान के चलेंगे कि उसका इंटेंशन था, उसको नॉलेज थी, वो क्या कर रहा है, तो accused को प्रूव करना है, ठीक है, बट इट शेल बी अ डिफेंस फॉर द एक्यूज टू प्रूव दैट द फैक्ट दैट ही हैज नो सच मेंटल स्टेट. अब एक्यूज को प्रूव करना है कि उसका कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं था, ठीक है. इसके बाद आगे अब थोड़े बेसिक प्रोविजंस हैं, ठीक है, बेसिक प्रोविजंस है. 31 की बात करेंगे तो कह रहा है कि जो सीआरपीसी के अंदर जितना भी हमारा प्रोसीजरल पार्ट है, वो जब ट्रायल्स चलेंगे स्पेशल कोर्ट के सामने, तो स्पेशल कोर्ट भी उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करेगा. बेल एटसेट्रा से रिलेटेड सारी चीजें वहां पे लिखी गई हैं, ठीक है. सीआरपीसी फॉलो करना है. एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर द स्पेशल कोर्ट, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. और इसके साथ साथ जो भी स्पेशल कोर्ट काम करेगी, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट्स ऑफ सेशन. और जो साहब प्रोसिक्यूशन चला रहे हैं उनको सीआरपीसी के तरीके से उनको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर मान के चलते हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है समझने वाला. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एलिजिबिलिटी का सवाल आ सकता है. एलिजिबिलिटी का सवाल आ सकता है कि अच्छा कौन व्यक्ति स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है पॉक्सो के केसेस के मैटर में. तो जो भी एडवोकेट जिसका 7 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा, उसी को एसपीपी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सिर्फ पॉक्सो के केसेस को कोर्ट में प्रोसिक्यूट करवाएंगे, उनको हम, जिनका 7 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उनको हम जो है एसपीपी अपॉइंट कर देते हैं. और जो भी व्यक्ति एसपीपी अपॉइंट हुआ है तो सीआरपीसी के लिए वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा. तो ये छोटा सा एक प्रोविजन है. चैप्टर नंबर 8 में आ जाइए, सेक्शन नंबर 33 ऑनवर्ड्स. सेक्शन नंबर 33, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट. प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स. ठीक है, चलिए. आवाज में अभी तो कुछ नहीं आ रहा ना, ग्लिचेस आ सकते हैं. ये माइक बैटरी बहुत खा रहा है, तो देखते हैं. और मैं एक आपसे एक हिदायत के तौर पे ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप ऐसे जो लोकल लॉज हैं ये पढ़ते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, जैसे अभी तो टाइम होता है, तो हम तो बेयर एक्ट को डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छा कभी कभी देखा जाता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसे पूछ लेते हैं जो अपार्ट फ्रॉम द बेयर एक्ट, जैसे रूल्स कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उनके ऊपर एक जर्नल आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए. तो ये मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जब भी आप इन लॉज के ऊपर अपना काम करते हैं, तो बेयर एक्ट तो चलो हम कर ही रहे हैं क्लास के अंदर डिस्कस, ठीक है, बेयर एक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें जो हैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा उसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पेपर को टफ करने के लिए चीजें डाल देते हैं, तो वी शुड बी रेडी विद दैट ऑल्सो, ठीक है. सेक्शन नंबर 33, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट की बात आ रही है. प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट, तो इसको सिर्फ आप एक जनरल तरीके से पढ़ेंगे. लिखा है द स्पेशल कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस विदाउट द एक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल upon receiving the complaint of the facts which constitute such offense or upon the police report of the upon such case. तो ये कैसे कैसे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, तो या तो पुलिस रिपोर्ट पे लिया जा सकता है, और या फिर आप जो है कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकते हो. स्पेशल कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस विदाउट द एक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल अपॉन रिसीविंग द कंप्लेंट विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस और अपॉन द पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स. तो या तो डायरेक्ट कंप्लेंट आ गया है स्पेशल कोर्ट के अंदर, डायरेक्ट कंप्लेंट कहाँ चला गया, स्पेशल कोर्ट के अंदर, तो और या फिर आप पुलिस रिपोर्ट जो है उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकते हो. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट की तरफ से आएंगे, है ना. एंड द काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एक्यूज्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, कम्युनिकेट द क्वेश्चंस टू बी पुट टू द चाइल्ड टू द स्पेशल कोर्ट विच शैल इन टर्न पुट द क्वेश्चंस टू द चाइल्ड. अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो बच्चे का जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड होना है, तो क्योंकि काउंसिल्स अगर सवाल पूछेंगे, एडवोकेट सवाल पूछेंगे, तो कभी कभी तीखे सवाल हो सकते हैं, इनडिसेंट हो सकते हैं. तो यहां पे एक ध्यान रखा गया कि आपको जो भी सवाल बच्चे से करने हैं चीफ, क्रॉस या री एग्जामिनेशन के दौरान, आप वो सवाल डायरेक्टली नहीं करोगे. आप क्या करोगे, वो सवाल दे दोगे कोर्ट को, आप लिखोगे कि जनाब ये सवाल हमने पूछने हैं, और वो सवाल आप कोर्ट को दे दोगे. फिर कोर्ट जो है आगे बच्चे से सवाल पूछेगा. क्यों? क्योंकि कोर्ट को ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो बरकरार रहे, ठीक है. ऐसा कोई इनडिसेंट क्वेश्चन आ गया, बच्चा गड़बड़ा गया, नर्वस हो गया या रो पड़ा, तो फिर क्या करेंगे, है ना. तो उसके लिए आपको ये खास ध्यान रखना पड़ता है. अगला जो है
ट्रायल के दौरान फ्रीक्वेंट ब्रेक्स जो हैं वो देती रहनी चाहिए बच्चे को। अगर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ब्रेक देना है कि ठीक है थोड़ी देर बाद आगे का कार्रवाई चलाते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखना है। फैमिली मेंबर्स जो हैं या गार्जियंस जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। कोई भी रिलेटिव जो है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बच्चा जो है वो ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस रखता है, ऐसे लोगों की मौजूदगी अगर रहेगी तो बच्चा थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, स्पेशल कोर्ट को ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल बार बार ना पूछे जाएं। द चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप बार बार एक ही चीज पूछोगे तो वो दिक्कत में आएगा बच्चा। तो हमने कहा कि जी बार बार चीजें नहीं पूछनी है, एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। आप लोग कॉपी पे अगर बना रहे होंगे तो बुलेट्स बना लो, है ना। एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे की डिग्निटी को खराब कर सकते हैं, ऐसे सवाल आप नहीं पूछेंगे। इसके साथ साथ स्पेशल कोर्ट को ध्यान रखना है कि बच्चे की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज ना हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। तो ये तो हम देखते आ रहे हैं। अब आपको सवाल आ जाता है कभी कभी कि अच्छा कौन से प्रोविजन में ये सारे चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और इन सारी चीज़ों की बात की गई है। तो सेक्शन नंबर 33 है आपका, इसका आपको खास ध्यान जो है ये रखना पड़ता है। फिर आइडेंटिटी का अगेन मतलब क्या है, तो आइडेंटिटी अगेन मीन्स वही स्कूल, रिलेटिव, नेबरहुड, चाइल्ड फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसका नाम, पता, ये कुछ आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इन अप्रोप्रिएट केसेस द स्पेशल कोर्ट में इन एडिशन टू द पनिशमेंट, तो पनिशमेंट तो हमने देखा ही था, लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है कंपनसेशन की बात। दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि एक तो इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब जो भी एक्यूज ने ऑफेंस किया उसके लिए उसको सजा होगी। सजा होने के साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगा। फाइन लगाने के साथ साथ हम उसको मॉनेटरी कंपनसेशन देने का ऑर्डर भी दे सकते हैं कि एक्यूज्ड चाइल्ड को कंपनसेट करेगा। क्यों कंपनसेट करेगा, तो चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा, तो ट्रॉमा या जो भी उसकी इमीडिएट रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, तो उन सब को लिए, इन सब के लिए कंपनसेशन का ऑर्डर भी कोर्ट जो है एक्यूज्ड के अगेंस्ट पास कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं कि क्या क्या ध्यान कोर्ट को प्रोसीजर जो है स्पेशल कोर्ट का वो रहता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आपका आ गया कि प्रोसीजर फॉर इन द केस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय अ चाइल्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय द स्पेशल कोर्ट। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो ऑफेंस जो हुआ है वो बच्चे ने ही किया है, ठीक है, किसने किया है, चाइल्ड ने किया है। सो इन दैट सिनेरियो अब उसमें पॉक्सो कोई ज्यादा काम नहीं करता, उसके लिए आपका स्पेशल लॉ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर फिर आपने मेरे ख्याल से सेशंस में कर लिया होगा, ठीक है, कि जेजे एक्ट के अंदर कैसा पूरा प्रोसेस चलता है। तो वही चीज है, तो कैसे आप जो है बच्चे की एज आइडेंटिफाई करोगे, तो जेजे एक्ट के अंदर वो सारा प्रोसेस बताया गया। लिखा है वेयर एनी ऑफेंस इज कमिटेड अंडर दिस एक्ट बाय अ चाइल्ड, तो ऑफेंस किसने कर दिया, चाइल्ड ने किया। किसके अगेंस्ट किया, चाइल्ड के अगेंस्ट किया। तो मतलब 18 साल से कम उम्र का ही एक्यूज्ड है, 18 साल से कम उम्र का ही विक्टिम है, ठीक है। तो शेल बी डेल्ट विद द जेजे एक्ट। अब जेजे एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आप जेजे एक्ट के अंदर क्लासेस में आपने किया ही है, लेकिन इसमें बस दो चीजें लिखी हैं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेदर द पर्सन इज अ चाइल्ड और नॉट, कि जिसने अपराध किया है, जो एक्यूज्ड है, वो चाइल्ड है या नहीं, तो उसका एज कितना है ये सवाल उठा, एज कितना है। तो लिखा है द क्वेश्चन शेल बी डिटर्मिन्ड बाय द स्पेशल कोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग अबाउट द एज ऑफ द पर्सन एंड शेल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर सच डिटर्मिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन है एज का, ये डिसाइड कौन करेगा, स्पेशल कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो आप यहां लिख सकते हैं द क्वेश्चन ऑफ एज विल बी डिसाइडेड बाय द स्पेशल कोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। And no order made by the special court shall be deemed to be invalid merely by any subsequent proof that the age of the person determined under was not correct age of that person। तो जो भी, अच्छा ये कोर्ट के लिए सेफ्टी है कि मान लीजिए एक जज साहब ने, कोर्ट ऑफ सेशन ने बच्चे की एज जो थी वो डिसाइड कर दी, क्योंकि उनके पास पावर है सबसेक्शन 2 के अंदर 34 में। अब इन स्पेशल कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर वैलिड रहेगा। मान लीजिए कल को पता लगता है कि बच्चे की एज कुछ और थी, तो कोर्ट का ऑर्डर जो है वो वेकेट नहीं हो जाएगा। इसे लिखा है नो ऑर्डर शेल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड मेयरली बाय अ सब्सिक्वेंट प्रूफ दैट द एज ऑफ द पर्सन डिटर्मिनिंग बाय इट वाज नॉट द करेक्ट एज। तो ये एक प्रोटेक्शन है कि जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर इनवैलिड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टार जरूर लगाऊंगा। एक सवाल बन जाता है, एमसीक्यू जरूर बन सकता है। वो एमसीक्यू कैसे बनाया जा सकता है, तो ऐसे होगा कि सपोज देयर इज ए क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ द एक्यूज्ड, द क्वेश्चन इज डिसाइडेड बाय द स्पेशल कोर्ट, subsequently it comes to know that the age of the person is different।
नाउ डू द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट विल रिमेन इनवैलिड? द आंसर इज, आप लोग कमेंट में लिख के देंगे, द आंसर इज दैट द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट विल रिमेन वैलिड। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। इसके साथ पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड डिस्पोजल ऑफ द केस। अच्छा, एज वाली चीजें बहुत पूछी जाती हैं, एज वाली चीजें बहुत पूछी जाती हैं, सॉरी ये डिस्पोजल ऑफ द केस वाली है ना। तो डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए कितना समय सीमा है? तो लिखा है द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड रिकॉर्डेड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। द एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड शेल बी रिकॉर्डेड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो 30 दिनों के अंदर अंदर, कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो है चाइल्ड का एविडेंस रिकॉर्ड करके रख देना है। एंड द स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड रीजंस फॉर द डिले इट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द स्पेशल कोर्ट। और जो ट्रायल है, ट्रायल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन 30 डेज। बच्चे का पूरा एविडेंस, पूरा बयान कोर्ट के अंदर 30 डेज के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। और कंप्लीट ट्रायल कितने दिनों में खत्म हो जाना चाहिए? कंप्लीट ट्रायल कितने दिनों में खत्म हो जाना चाहिए? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस। जिस दिन कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया उसके 1 साल के अंतराल के अंदर अंदर आपको ट्रायल कंक्लूड करना है। ठीक है, 36 कि जिस समय टेस्टिमनीज रिकॉर्ड होती हैं, बच्चे का बयान दर्ज होता है, तो बच्चा एक्यूज के साथ कॉन्फ्रंट ना हो। The special court shall ensure that the child is not exposed in any way to the accused at the time of recording of the evidence, while at the same time ensuring that the accused is in a position to hear the statement of the child and communicate with his advocate। अब ये जो प्रावधान है, कोई बता सकता है कि सीआरपीसी में ये प्रोविजन कहाँ पे है? आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि कहाँ लिखा है that the statement of the witnesses will be recorded, statements of the witnesses will be recorded in the presence of the advocate or his counsel? कहाँ लिखा है सीआरपीसी में? Yes everyone, anyone of you? देखो हमारे पास सीआरपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 273 है, मैं यहां लिख देता हूं, सेक्शन नंबर 273 है, जो ऐसी ही बात करता है कि कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा विटनेसेस का तो वो एक्यूज की मौजूदगी में होना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में, जो पॉक्सो के अंदर केसेस हैं, चाइल्ड का स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो रहा है तो चाइल्ड और एक्यूज एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे। इसका मतलब होता है कि कॉन्फ्रंट्रेशन आपने नहीं करवानी। कॉन्फ्रंट्रेशन अगर नहीं करवानी है तो तरीका क्या रहता है, मैं आपको जनरली बता देता हूं। तो जैसे मान लीजिए बच्चे का बयान दर्ज हो रहा है, तो जिस समय वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो एक्यूज्ड को हम जो है पीछे की तरफ कोर्ट में एक कर्टन होता है या एक शील्ड होती है, एक पार्टीशन होता है, वहां पे उसको ले जाएंगे, वहां पे उसको खड़ा कर देंगे ताकि वो जो विक्टिम है वो उसको कॉन्फ्रंट ना करे, क्योंकि विक्टिम अगर एक्यूज को देखेगा, कॉन्फ्रंट कर देंगे तो वो शायद अच्छे से सारी चीजें डिस्क्लोज ना करे। और इसे लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन 1 द स्पेशल कोर्ट में रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो और यूटिलाइजिंग सिंगल विजिबिलिटी मिरर्स और कर्टेन्स और एनी अदर डिवाइस। तो ऐसे माध्यम जो है वो रखे जा सकते हैं ताकि दोनों चीजें हो जाएं, एक्यूज की मौजूदगी में बयान भी आ जाए और एक्यूज और चाइल्ड एक दूसरे के आमने सामने भी ना आए। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। मैंने रिलेट कर दिया सीआरपीसी के 273 से, ये प्रोविजन जो है हमारा 36 का ये रिलेट करता है। अगला जो भी ट्रायल चलेगा वो कैमरा ट्रायल होना चाहिए। कैमरा ट्रायल जब चल रहा है तो इसका मतलब बाकी आउटसाइड पब्लिक शुड नॉट बी देयर। ठीक है, कोई और व्यक्ति मौजूद ना हो, सिर्फ पेरेंट्स की मौजूदगी में या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बच्चा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जनरेट करता है उसकी मौजूदगी में ही आप जो है ट्रायल चलाएं, बाकी लोग कोर्ट के बाहर। ठीक है, इसके साथ साथ 38 आप देखें तो अगर कोई एक्सपर्ट की जरूरत है, कोई इंटरप्रेटर की जरूरत है तो कोर्ट उसकी सहायता ले सकता है। द कंसर्न क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति की होनी चाहिए। बाकी अगेन वही है कि अगर कोई डिसेबल है तो एडुकेटर की सहायता लेनी है। तो 38 असिस्टेंस की बात करें ट्रायल के दौरान। चैप्टर नंबर 9 पे आ रहे हैं, लास्ट चैप्टर, दैट इज मिसलेनियस प्रोविजंस की बात है। 39 गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेकिंग असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स। तो देखो गाइडलाइंस कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, अंडरलाइन कर लेना, स्टेट गवर्नमेंट shall prepare the guidelines for the use of non-government organization, professional experts, persons having knowledge or psychology, social work, physical health, mental health of child development to be associated with the pre-trial and the trial stage to assist the child। तो बच्चे को अगर किसी भी समय ट्रायल के दौरान, ट्रायल से पहले किसी भी समय ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है तो एनजीओज या एक्सपर्ट्स जिनको ये जानकारी है, जो साइकोलॉजी से जानकार हैं, सोशल वर्क के जानकार हैं, जो इस पे काम करते हैं, फिजिकल हेल्थ पे ऊपर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, वो गाइडलाइंस कौन बनाएगा?
स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। लीगल प्रैक्टिशनर की सहायता ली जा सकती है, तो काउंसिल अगर चाहिए चाइल्ड को तो ही कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर ऑल्सो। सेक्शन नंबर 40 कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 301, क्योंकि 301 जो है वो लीगल एड की बात करता है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 301 द फैमिली और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड शेल बी इंटाइटल्ड टू हैव द असिस्टेंस ऑफ द लीगल काउंसिल ऑफ देयर चॉइस इफ द प्रोसीडिंग्स आर अंडर दिस एक्ट। तो अगर देखो वैसे तो केस प्रोसिक्यूटर साहब चला रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे को वकील की सहायता चाहिए तो वो सहायता मिल सकती है, और 301 साथ में ही चल रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कौन से केसेस में ये जो ऊपर के प्रावधान है ये अप्लाई नहीं करेंगे? देखो अगर कभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उस ट्रीटमेंट के दौरान शायद कोई ऑब्जेक्ट बच्चे के सेक्सुअल बॉडी ऑर्गन के अंदर इंसर्ट करना पड़ सकता है, तो उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, ठीक है। और वहां पे जो है ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। लिखा था प्रोविजंस ऑफ 3 to 13 शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये एक जनरल सी चीज है। बाकी ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट 42 सेक्शन 42 जो है वो रख रहा है। देखो अब जैसे आपने कल भी पढ़ा, आज भी हम समझ रहे हैं, तो ज्यादातर जो ऑफेंसेज हैं जैसे ये सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, तो ये मिलते जुलते वैसे ही है जैसे हमारे रेप या आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन वाले जो सेक्शंस आईपीसी के अंदर थे, तो उसी की रेफरेंस में आ रहा है। लिखे वेयर एनी एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो अंडर दीज प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी, दीज प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी। ये तो 354 ए, 166 कैपिटल ए बी सी डी, ये सारे जितने भी प्रोविजंस हैं, 376 रेप से रिलेटेड आ गए ये सब, है ना। तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जो इस लॉ के अंदर भी पनिशेबल है और आईपीसी के अंदर भी पनिशेबल है, देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग एनी लॉ फॉर अ टाइमिंग इन फोर्स, the offender found guilty of such offense shall be liable for the punishment only under this act, underline करेंगे, or under IPC as provides for the punishment which is greater in degree। ये ध्यान रखना, या तो पॉक्सो के अंदर पनिशमेंट होगा या आईपीसी के अंदर होगा अगर सेम चीज ऑफेंस बनाई गई है, लेकिन पनिशमेंट कौन सा रहेगा? विच एवर इज ग्रेटर, अंडरलाइन करेंगे, विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। बाकी जो है इसमें दिस एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन विद एनी अदर लॉ, इस कानून के आने से किसी दूसरे कानून के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इसका मतलब है। सेक्शन नंबर 42 कैपिटल ए का, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शेल बी इन एडिशन टू, इस कानून के जो प्रावधान हैं वो एडिशन में काम करते हैं, ठीक है, नॉट इन डेरोगेशन विद द प्रोविजंस ऑफ अदर लॉ। तो ऐसा नहीं है कि कोई और कानून अगर लग रहा है तो पॉक्सो का कानून नहीं लगेगा, पॉक्सो का कानून हमेशा एडिशन में चलता है, एडिशन में चलता है, ठीक है। इट इज नॉट इन डेरोगेशन विद एनी अदर लॉ। बाकी पब्लिक अवेयरनेस की बात है 43 के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या राज्य सरकारों को, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार को ये ध्यान रखना है कि इस कानून के जो प्रावधान हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए, जनरल पब्लिक को, जनरल लोगों को ये बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि इस कानून के अंदर क्या क्या है। बाकी इसकी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 3 और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है, तो यहाँ से इन लोगों का काम है कि मॉनिटर करते रहें कि जो भी इस कानून के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस सही से रिपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं, एनुअल रिपोर्ट मेंटेन की जाए, उसका पूरा डाटाबेस तैयार किया जाए, तो वो सारी चीज़ें हैं जो जनरल कॉन्सेप्ट्स में है। बाकी पावर ऑफ मेकिंग रूल्स है, यहाँ पे सवाल आ जाता है कि हु हैज़ अ पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन नंबर 45, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्या रूल्स बना सकते हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं इसमें इंटरप्रेटर कौन होगा, स्पेशल एडवोकेटर कौन होगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी फीस वो लोग लेंगे, पीरियोडिक मॉनिटरिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें लास्ट में रखी गई है। बाकी जो है 46 तो जर्नल प्रोविजन है, तो उसमें हमें नहीं जाना। सो दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन ओवर द पॉक्सो। आई होप यू पीपल आर वेरी क्लियर ऑन द पॉइंट दैट दिस लॉ इज ऑल टूगेदर नॉट इन डेरोगेशन विद एनी अदर लॉ, लेकिन ये साथ में ही दूसरे कानूनों के साथ ही काम करता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। आई होप यू पीपल आर वेरी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर लॉ नाउ। यस एवरीवन, एक बार कमेंट करके यस नो कर दें तो हम फिर जो है सेशन को क्लोज करें। मैं कुछ एक जजमेंट्स फिर आपके साथ यहाँ पे बेसिक जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। यस और नो प्लीज। ओके, गुड इनफ।
ठीक है, एक बार लाइक लगा दो आप सभी लोग। आज लाइक नहीं किया है किसी ने भी। चलिए चलिए लेट्स प्रोसीड। और जितने भी आपके साथ जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर आप पहुंचाएं, ठीक है, शेयर ज़रूर किया करो, ताकि जो लोग सेशन कभी अटेंड नहीं भी कर पाते हैं या उनको अपडेट नहीं होता तो उन तक भी ये जो चीज़ है ये पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, 2 जजमेंट्स तो कल मैंने आपको बताई थी। एक तो आपका ये सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था, जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के ऊपर था। महाराष्ट्र की हमारी नागपुर बेंच का जजमेंट रहा और उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर ओवर रूल किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश के केस में। तो उसका तो हम लोगों ने डिस्कशन कल किया ही था कि क्या उसमें चीज़ रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जजमेंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस जजमेंट का भी नाम आप ज़रूर लिखें, दैट इज निपुन सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। निपुन सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। निपुन सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस का नाम लिख लीजिए। 2019 का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट। एलिशा का सवाल है कि एज ऑफ अ चाइल्ड इन पॉक्सो एंड जेजे। देखो, चाइल्ड की एज 18 साल से कम का कोई भी बच्चा होगा, दैट इज अ चाइल्ड। नाउ द पॉइंट इज कि जेजे एक्ट के अंदर वी हैव अ सेपरेट प्रोसेस कि अगर कोई बच्चा 16 साल से कम है तो उसको एक अलग कैटेगरी में हम देखते हैं, फिर उसने किस तरीके का ऑफेंस किया है वो एक अलग सिचुएशन में हम लोग रिलेट करते हैं। बट एज फार एज द एज ऑफ द चाइल्ड इज कंसर्न, इट इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। निपुन सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। देखो, इस केस में, पॉक्सो के केस में, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो केस हम बात कर रहे हैं निपुन सक्सेना का, इसमें क्या हुआ कि सेक्शन नंबर 23 जो हमारा पॉक्सो का है, अगर आप याद करेंगे जब, तो पॉक्सो के 23 के अंदर वो कॉन्सेप्ट है कि प्रोसीजर फॉर मीडिया की कोई भी जो स्टूडियो वाले हैं, मीडिया वाले, फोटोग्राफिक फैसिलिटी वाले हैं, अगर वो बच्चे की प्रिवेसी को मेंटेन नहीं करते हैं तो वो लायबल होंगे, है ना। और उसी की रेफरेंस में इन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप जजमेंट का एक ऑपरेटिव पार्ट पढ़ें तो आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आ जाएगा क्या मतलब है। इसमें लिखा है, द माइनर हु इज सब्जेक्टेड टू द सेक्सुअल अब्यूज नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड इवन मोर देन अ मेजर विक्टिम। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भी माइनर जो है, जो सेक्सुअल अब्यूज का विक्टिम है, उसके अगेंस्ट अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, बिकॉज मेजर विक्टिम जो है वो एडल्ट है ना, वो समझ सकता है, उसको जो मेंटल हरासमेंट होगा वो मीट आउट भी हो सकता है। लेकिन एज फार एज अ चाइल्ड इज कंसर्न, एज फार एज अ चाइल्ड इज कंसर्न, तो बच्चे को जो मेंटल ट्रॉमा है उससे बाहर निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इसे लिखा है इन्होंने, दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, most crimes against the minor victims are not even reported as very often the perpetrator of the crime is a member of the family of the victim or a close friend. Efforts are made to hush up the crime and it is now recognized that child needs extra protection. कहने की बात ये है सुप्रीम कोर्ट की कि ऐसे केसेस में जहां पे बच्चा विक्टिम है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि घर का ही कोई मेंबर, कोई रिलेटिव ही ऑफेंडर है, तो बच्चे को प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। और इसी के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक गाइडलाइंस दी थी निपुन सक्सेना के केस में। वो गाइडलाइंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सवाल आ सकता है कि किस केस में कोर्ट ने कहा है कि अच्छा बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कौन से केस में गाइडलाइंस है। तो निपुन सक्सेना का केस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कोर्ट ने वही जो अभी हम लॉ के अंदर बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड है कि किसी भी बच्चे का जो नेम है या बाकी डिटेल्स है वो आप ब्रॉडकास्ट ना करें, ठीक है। इन केस विक्टिम इज डिसीज्ड और मेंटली इल, विक्टिम्स नेम और आइडेंटिटी शुड नॉट बी रिवील्ड इवन विद द कंसेंट ऑफ द नेक्स्ट किन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रिलेटिव्स कंसेंट दे भी दें तब भी बच्चे का जो आइडेंटिटी है, जो अगर डिसीज्ड भी हो गया है या मेंटली इल है, तब भी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। ऑल papers in which the victim name is exposed, all papers in which the victim's name is exposed should be kept in sealed cover, ठीक है। आप जो है जिन भी केसेस में बच्चे का नाम जो है वो डिस्क्लोज है,
तो उसको आप सील्ड कवर में ही रखेंगे. द सेम ऑब्लिगेशन शैल बी इम्पोज्ड अपॉन द अथॉरिटीज टू होम द विक्टिम नेम इज प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो सारी अथॉरिटीज की ये जिम्मेवारी रहेगी. और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी के अंदर वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएं. वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएं जिन वन स्टॉप सेंटर्स में जो है महिलाओं या जो भी हमारे बच्चे हैं उनका शेल्टर एक्सेट्रा की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाए. तो ये चीज है. और निपुण सक्सेना के केस में कोर्ट ने कहा था कि इस जजमेंट के पास होने के 1 साल के अंदर अंदर जो है जो वन स्टॉप सेंटर जिसको OSC के नाम से हम जनरली जानते हैं वो आपको बनाने हैं. तो ये एक जजमेंट हमारा निपुण सक्सेना का था, ये इंपॉर्टेंट है. बाकी अगेन वही सेक्शन 28 के अंदर जो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है वो सारी चीजें हमने जो पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ एक गाइडलाइंस थी. और इसके साथ साथ एक ये आपका केस है, ये 2018 का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, दैट इज दशवंत वर्सेस स्टेट. दशवंत वर्सेस स्टेट मद्रास का हाईकोर्ट का केस है जिसमें जो मेन पॉइंट था वो वही जो हमने सेक्शन नंबर 29 के अंदर प्रिजम्पशन की बात कर रहे थे कि हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जो विक्टिम है वो लायबल है. ठीक है, और उसी को प्रूव करना है दैट ही इज नॉट गिल्टी. सो दैट इज इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप पढ़ें तो ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ है. इट वॉज ऑब्जर्व दैट द लेजिस्लेचर हैड फोरसीन द हार्डशिप एंड इनेबिलिटी दैट द चाइल्ड विटनेस वुड फेस वाइल डिपोजिंग सच परफेक्शन एंड प्रिसिशन ड्यू टू शेम, गिल्ट और फेलिंग एटसेट्रा. ऑन द सेम लाइन्स the act was committed which is not in a case of adult witnesses, and therefore legislature in the view to safeguard the children from a horrified experience has provided the presumption under section number 29 of this particular law. और 29 के अंदर क्या presumption है एक बार कमेंट में लिख के बता दें तो उसके बाद हम क्लास को क्लोज करते हैं. ठीक है, और बाकी तो आपका लगभग हमने काम कर लिया है. एज फार एज एक और जजमेंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे विजिबल रहेगा. मैं हट जाता हूं, आप लोग इसको देख लें. इट इज मिस ईरा थ्रू डॉक्टर मंजुला कृपंडर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर. ठीक है, 2016 का केस है जिसमें इशू था कि जी जो बच्चे जो चाइल्ड की डेफिनेशन है 2 क्लॉज D के अंदर वो चाइल्ड कौन है. ठीक है, तो जैसे अभी एलिशा का सवाल भी आ रहा था तो उसका इन्होंने इस जजमेंट में रेफरेंस दिया है that whether the child means any person below the age of 18 years should engulf and embrace the mental age of the person or the age determined by the prevalent size pertaining to the psychiatry, so as the mental retarded person or extremely intellectual challenged person who has crossed biological age of 18 years could be included within the holistic conception of the term child. तो इनका कहना ये है कि देखो वैसे तो आपने कहा कि चाइल्ड मीन्स द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, लेकिन क्या ये मेंटल एज की बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी उम्र है वैसे तो 18 साल से ज़्यादा है लेकिन वो है एक्चुअली में बच्चा जैसा है. ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल है लेकिन उसका दिमाग जो है वो 15 साल के बच्चे का है. तो क्या ये मेंटल एज की बात करता है? तो कोर्ट ने क्लियर किया है इस केस में कि the parliament has deliberately fixed the age of the child and it is prism of the biological age and nothing else. तो biological age ही हम देखेंगे, it does not includes the mental age. इसका आप लोग ध्यान रखें, लिख लें, कॉपी पे लिख लें, काम आएगा कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज D के अंदर मेंटल एज की बात नहीं है, ये आपकी बायोलॉजिकल एज की ही बात करता है. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं. बाकी जो है एवरीथिंग इज ओवर. पनिशमेंट्स को लेके हम लोगों ने कल ही डिस्कशन कर लिया था. पनिशमेंट्स का खास ध्यान रखना है. जितनी भी डेट्स हैं, कन्वेंशन है, डेट कौन सी इन्फोर्समेंट कब हुई, अमेंडमेंट कब आया, 2019 के अमेंडमेंट का खास ध्यान रखना है. कब हुआ था 2019 का अमेंडमेंट? यस एवरीवन, 2019 का अमेंडमेंट कब हुआ था? आप लोग बताइए 2019 का अमेंडमेंट कब हुआ था? इट इज इन विच ईयर? द अमेंडमेंट ऑफ 2019. It is of 16th of August 2019 is the date of amendment. So that's all for today. ठीक है, I hope you people are now very clear on the interpretation of this particular law, and apart from that MCQs के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको मार्क करवा दिया. कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्या मेडिकल हो सकता है बिना FIR के, तो हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है. तो ऐसे ऐसे सवालों का आपको थोड़ा सा खास ध्यान
रखना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, विल मीट ऑन सम अदर सेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और जितने लोग नए हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें लॉसिको के चैनल को, और अब अगली बार कभी मुलाकात होगी तो मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।